डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जिगर की तकलीफ़ की या पेट के दाएं ऊपर साइड पे दर्द की शिकायत करते हैं या उभार की शिकायत करते हैं तो डॉक्टर्स उनको अल्ट्रासाउंड के लिए रिकमेंड करते हैं। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सामने आती है उसमें ये नज़र आ रहा है कि जिगर के अंदर गिल्टियाँ हैं, रसौलियाँ हैं या जिगर के अंदर कुछ ख़राब जगह हैं। अब डॉक्टर्स इसको कैसे डायग्नोज करेंगे कि इन गिल्टियों की, इन रसौलियों की क्या सूरत हाल है, उनकी शिद्दत कितनी है और इसका उस शिद्दत के एतबार से क्या इलाज होगा। अल्ट्रासाउंड के बाद दो बड़े टेस्ट होते हैं, एक है सीटी ट्राइफेजिक और दूसरा ट्यूमर मार्कर्स। सीटी ट्राइफेजिक से जिगर के अंदर जो रसौलियाँ हैं उनकी तादाद, उनका साइज़, उनकी शिद्दत और इसके साथ आया ये रसौलियाँ या ये गिल्टियाँ, इनके असरात क्या सिर्फ जिगर तक महदूद हैं या ये दूसरी जगह भी मेटास्टेसिस यानी इसका फैलाव हो चुका है। और दूसरा टेस्ट है ट्यूमर मार्कर्स, उसमें एक टेस्ट है AFP और दूसरा है PIVKA-2। ये टेस्ट खून के अंदर कैंसर की शिद्दत को ज़ाहिर करते हैं और कैंसर की एग्रेसिवनेस, उसकी तेज़ी को और उसके ख़तरनाकी को बयान करते हैं। और इसके साथ ही जिगर के और टेस्ट भी किए जाते हैं, LFTs किए जाते हैं, PTINR किया जाता है, एल्ब्यूमिन का टेस्ट होता है, CBC और हेपेटाइटिस के टेस्ट होते हैं ताकि मरीज़ की पूरी सूरत हाल सामने आ सके। शुगर के टेस्ट होते हैं और गुर्दों के टेस्ट होते हैं ताकि पेशेंट की पूरी कंडीशन, गुर्दों के टेस्ट होते हैं, सोडियम पोटाशियम का टेस्ट होता है, क्योंकि इन टेस्ट की बुनियाद पर ही आगे इसका इलाज चलना है। अब ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा ऑप्शन लिवर ट्रांसप्लांट है, जिससे कि जिगर मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। लेकिन हर पेशेंट का लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होता, उसके लिए 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। उसमें एक मिलान क्राइटेरिया है, दूसरा मेल्ड स्कोर है और तीसरा पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन है। अब मिलान क्राइटेरिया में पहले ये देखा जाता है कि जो जिगर के अंदर रसौलियाँ हैं उनकी तादाद क्या है और उनका साइज़ क्या है। अगर एक बड़ी रसौली 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या 3 से ज़्यादा रसौलियाँ हैं तो ये पेशेंट इसका एलिजिबल नहीं है। या पोर्टल वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस हो चुकी है, जिगर की खून की बड़ी नाली पोर्टल वेन के अंदर कैंसर ने रुकावट पैदा कर दी है, थ्रोम्बोसिस हो गया है, या पेट में पानी पड़ रहा है, बार बार पड़ रहा है। ये क्राइटेरिया ये बताता है कि ये पेशेंट इस प्रोसीजर के काबिल नहीं। दूसरी बात है मेल्ड स्कोर, उसमें 4 चीज़ें, बिलीरुबिन, INR और क्रिएटिनिन, और चौथी जो अब एडवांस्ड आ गया है मेल्ड NA, यानी उसमें सोडियम को भी देखा जाता है। अगर सोडियम का लेवल बहुत कम है इसका मतलब जिगर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हाई है या INR भी एबनॉर्मल है या क्रिएटिनिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाता है। उसके बाद तीसरी बात है पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा बुढ़ापे के अंदर है, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है या उनकी ओवरऑल कंडीशन बहुत कमज़ोर है और ये इस बड़े ऑपरेशन को टॉलरेट नहीं कर सकेंगे, डॉक्टर्स ये बताएंगे कि आया ये पेशेंट इस ऑपरेशन के काबिल भी है या नहीं और आया इससे इसको फ़ायदा भी होगा या नहीं। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर डॉक्टर्स इस बात को असेस करते हैं कि आया ये पेशेंट लिवर ट्रांसप्लांट के काबिल भी है या नहीं। लिवर ट्रांसप्लांट में एक और चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाता है, वो है ट्यूमर मार्कर्स की एग्रेसिवनेस। बहुत सारे सेंटर्स ऐसे भी हैं जो कि अगर AFP का लेवल 1000 से ज़्यादा है तो वो ये समझते हैं कि ये कैंसर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, हो सकता है पेशेंट इससे खातर खा फ़ायदा ना उठा सके, इसलिए पहले वो मेडिसिन देते हैं जिनसे AFP का लेवल कम आता है। लिवर ट्रांसप्लांट में ये बात भी देखी जाती है कि आया इस ट्यूमर की मेटास्टेसिस तो नहीं हो गई, और अगर बहुत ज़्यादा मेटास्टेसिस हो चुकी है तो इसका ये मतलब है कि अगर हम लिवर ट्रांसप्लांट भी कर देंगे लेकिन वो जो जगह जगह इसकी मेटास्टेसिस हुई है वो दोबारा किसी वक्त भी इसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, इसलिए डॉक्टर इस बात को भी कंसिडर करते हैं। और अगर किसी वजह से ये पेशेंट एलिजिबल नहीं है और उसका लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता तो उससे नेक्स्ट ऑप्शन आता है TACE, TACE। ये एक प्रोसीजर है जिसमें एंजियोग्राफी की तरह लिवर के अंदर कैथीटर को पहुंचाया जाता है, जहां पर रसौली या कैंसर या गिल्टी है उसकी ब्लड सप्लाई को ब्लॉक भी किया जाता है और उसके साथ ही
कैंसर को ख़त्म करने की मेडिसिन भी वहाँ इंजेक्ट की जाती है। तो हर पेशेंट का टेज नहीं हो सकता, इसकी भी एलिजिबिलिटी है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो इसके काबिल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इसके काबिल नहीं होते। इसमें सबसे पहले देखा जाता है चाइल्ड प्यू स्कोर। इसमें 5 चीज़ें हैं, एल्ब्यूमिन, बिलीरुबिन, PTINR, ये 3 टेस्ट होते हैं। और इसके साथ ही 2 चीज़ें देखी जाती हैं, क्या पेशेंट के पेट में पानी बार बार तो नहीं पड़ रहा। इसके साथ ये भी देखा जाता है कि क्या पेशेंट पर बार बार गनूदगी के हमले तो नहीं हो रहे, एनसेफेलोपैथी तो नहीं हो रही। तो इन 5 चीज़ों को मिलाकर चाइल्ड प्यू स्कोर देखा जाता है, आया ये A है, B है या C। A वाले तो इसके काबिल होते हैं, B में फिर डॉक्टर मजीद देखते हैं। चाइल्ड प्यू स्कोर C जो है उसमें पेशेंट इससे खातर खा फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसका स्कोर होता है चाइल्ड प्यू स्कोर, वो देखा जाता है ये कितना है। टेज में दूसरी चीज़ जिसको मद्देनज़र रखा जाता है वो है पोर्टल वेन। अगर पोर्टल वेन ब्लॉक है, उसमें सप्लाई नहीं जा रही, तो ऐसे पेशेंट्स भी टेज के लिए एलिजिबल नहीं होते। टेज में इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाता है कि कहीं इस कैंसर की मेटास्टेसिस तो नहीं हो चुकी। अगर इसकी मेटास्टेसिस हो चुकी है और कैंसर और ऑर्गन्स तक फैल गया है, तो फिर डॉक्टर्स ये समझते हैं कि टेज का खातर खा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कैंसर पहले ही और कई जगह फैल चुका है। अगर टेज हो भी जाएगी तो वो दूसरी जगह फैला हुआ कैंसर ये मरीज़ को संभलने नहीं देगा। इसलिए ऐसे पेशेंट को दोबारा इवेल्युएट किया जाता है कि आया इस मेटास्टेसिस में इसका हमने टेज करना भी है या आया हमने इस टेज से बचना है। अगर ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता, किसी वजह से टेज भी नहीं हो सकता, तो फिर तीसरा ऑप्शन है जिसे टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। इसमें 2 बड़ी मेडिसिन है, एक है सोराफानिब और दूसरा लिनवाटिनिब। सोराफानिब सस्ती है, लिनवाटिनिब थोड़ी कॉस्टली है। इन मेडिसिन का भी चॉइस होता है, ये डॉक्टर्स चूज करते हैं कि इस पेशेंट के लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगी। ये टारगेटेड थेरेपी में इस्तेमाल होने वाले दोनों एजेंट्स और दोनों मेडिसिन, इनके डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और इस बात को देखा, अब इसके सक्सेस रेट को देखने के लिए कि आए ये टारगेटेड थेरेपी मौसर हो रही है या नहीं, इसके लिए 3 चीज़ों को देखा जाता है। पहली बात, पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन बेहतर हो रही है, उसकी तकालीफ बेहतर हो रही हैं, और आया इसके ट्यूमर का साइज़ कम हो रहा है। और तीसरा, आया ट्यूमर मार्कर्स जो खून के अंदर कैंसर की मिकदार है वो भी कम हो रही है नहीं, वो भी कम हो रही है या नहीं। और अगर 2-3 माह के बाद इन चीज़ों को रिपीट किया जाता है और ये देखा जाता है कि बजाय वो कम होने के चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि टारगेटेड थेरेपी मौसर साबित नहीं हो रही। तो फिर डॉक्टर्स फिर दोबारा इस बात को जज करते हैं कि आया हमने इसको कंटिन्यू करना है या इसको स्किप करना है। इसके बाद ट्रीटमेंट में चौथी ऑप्शन आ जाती है इम्यूनोथेरेपी। ये एक कॉस्टली मेडिसिन हैं और इन हर बंदा इनको अफोर्ड नहीं करता। इनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इनको भी, ये भी इम्यूनोथेरेपी देकर भी पेशेंट को 2-3 माह के बाद एवेल्यूएट किया जाता है कि वही 3 चीज़ें कि ट्यूमर मार्कर्स में फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। दूसरा, इसके ट्यूमर के साइज़ में यानी कैंसर के साइज़ में कमी आ रही है या नहीं आ रही। और तीसरा, पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन बेहतर हो रही है या नहीं, इसका भूख का लगना बेहतर हो रहा है, इसका वज़न जो कम हो रहा था वो ठीक हो रहा है, इसकी वॉमिटिंग, इसकी कै, मतली और इसका वज़न का कम होना, ये ओवरऑल कंडीशन बेहतर हो रही है नहीं हो रही। खुदा न खास्ता ये तीनों चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, तो फिर 2-3 माह के बाद डॉक्टर्स दोबारा इस बात को एवेल्यूएट करते हैं। अगर ये चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, इसका मतलब है इम्यूनोथेरेपी इफ़ेक्टिव नहीं हो रही, इसके अच्छे असरात नहीं हो रहे, और खुदा न खास्ता अगर इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर भी इम्यूनोथेरेपी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। अब एक आखिरी और 5वां ऑप्शन बचता है जिसको सपोर्टिव या पेलिएटिव थेरेपी या ट्रीटमेंट कहते हैं। ये नहीं कह सकते कि ट्रीटमेंट ख़त्म हो गई, ट्रीटमेंट ख़त्म हो गई है, लेकिन इस लिहाज से डॉक्टरी के एतबार से कि अब कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं होगी, अब सिर्फ ट्रीटमेंट होगी पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन पर, कि अब पेशेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको भूख नहीं लग रही उसके लिए, उसको मैदे का मसला है उसकी मेडिसिन, उसको पेन हो रहा है उसकी मेडिसिन, उसको वॉमिटिंग हो रही, कै और मतली आ रही उसके लिए, उसको दर्द हो रहा है उसकी मेडिसिन, उसको ताकत को इम्प्रूव करने के लिए और मेडिसिन तो होती हैं, कैंसर की नहीं होती, बल्कि उसको एक सपोर्ट देने के लिए कि भी ये इनकी जो हालत है इसमें ये इनको तकलीफ़ ना हो,
और इनको ज़्यादा परेशानी ना हो। अब बाकी मेडिसिन तो सारी ऑप्शंस 4 ख़त्म हो चुके हैं। अब 5वां ऑप्शन ये है कि अब हमने इनको सिर्फ इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वॉमिटिंग है, इनका भूख नहीं लग रही, इनको मतली और कै आ रही है, इनको दर्द हो रहे हैं, पेट का पानी है और इनको इंसेफ्लोपैथी हो रही है, बार बार बेहोशी हो रही है और इनकी कमज़ोरी हो रही है, इनका वज़न कम हो रहा है। अब इन चीज़ों की तरफ तवज्जो की जाती है, पेशेंट की ताकत को बहाल करने की कोशिश की जाती है, गो कि उसमें भी अक्सर दिन ब दिन पेशेंट की हालत ख़राब से ख़राब तर ही होती जाती है। जहाँ तक हमारी हर्ब्स ओरिएंटेड मेडिसिन का ताल्लुक़ है, जो लोग तो बहुत अर्ली स्टेजेस में आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि हमारे ये मेडिसिन इसके लिए बहुत मौसर है। अक्सर हमारे पास पेशेंट उस वक्त आते हैं जब वो ट्रांसप्लांट या टेज़ की स्टेज से गुजर चुके होते हैं, या वो टारगेटेड थेरेपी सुराफानिब, लिनवेटिनिब या ले रहे होते हैं, या उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वो बंद कर चुके होते हैं और इतना वो अफोर्ड नहीं करते होते कि हम इम्यूनोथेरेपी करा सकें। या कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने इम्यूनोथेरेपी के 1-2 सेशन ही कराए होते हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। या कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो इम्यूनोथेरेपी के बावजूद उनको खातिर खा फ़ायदा नहीं होता और वो सपोर्टिव थेरेपी या पेलिएटिव ट्रीटमेंट पर आ चुके होते हैं और वही 5 किस्म की मेडिसिन उनको मिल रही होती हैं। तो ऐसे पेशेंट जब मुझसे कंसल्ट करते हैं तो फिर मैं उनको अपनी हर्ब ओरिएंटेड नेचुरल मेडिसिन जो कैंसर की हैं वो देता हूँ। उसमें हमारी मेडिसिन अंग्रेज़ी मेडिसिन की तरह नहीं है, ये पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालती, बल्कि ना सिर्फ ये कैंसर की इंटेंसिटी को कम करना शुरू कर देती हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ माह के इस्तेमाल से उसको बेहतर लेवल्स में भी ले आती हैं। पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन, उसकी इम्यूनिटी, उसकी पावर और उनकी तकालीफ को भी बेहतर करने की कोशिश करती हैं। और इन मेडिसिन के मुसलसल इस्तेमाल से पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन भी बेहतर होना शुरू हो जाती है और उसकी तकालीफ भी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं और उसके ट्यूमर्स के बर्डन्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट एक अच्छी लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं।